नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। एक बार फिर से हाजिर हूं इजराइल फलस्तीन की अपडेट्स लेकर। इधर जल्दी जल्दी अपडेट्स इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो 7 लोगों को वहां मारा गया, 7 लोग जो वहां पर इमदाद पहुंचाने की कोशिश करते थे, उनको जिस तरह से मारा गया, उसके बाद पूरी दुनिया में हलचलें बहुत तेज हो गई हैं और कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी पहले उम्मीद नहीं थी। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि 48 घंटे के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है और अगर खाड़ी में कुछ बड़ा हुआ तो यह वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो सकता है। उसका कारण यह है बेसिकली कि ईरान लगातार यह कह रहा है कि जिस तरह से सीरिया में हमला हुआ है, जिस तरह से सीरिया के दमास्कस में हमला करके उसके एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर को मारा गया, उसके दूतावास पर हमला किया गया, जिसकी सारी दुनिया ने, यूएन ने, सबने मलामत की है, उसका बदला लेने की बात ईरान लगातार कह रहा है। और अगर ईरान बदला लेता है तो यह छोटी चीज नहीं रह पाएगी। बहुत लोगों को लगा होगा कि सिर्फ शीर्षक है, लेकिन मैं आपको बताऊं यह एक सीरियस मामला है। इजराइल से लगातार खबरें आ रही हैं और वहां के अपने अखबारों में भी और दूसरे अखबारों में, ब्रिटेन के गार्जियन में और बाकी जगहों पर यह खबरें छप रही हैं कि इजराइल अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है इस बात की कि अगर ईरान हमला करता है तो जनता को, जो वहां के लोग हैं, उनको बचाया जा सके, वगैरह वगैरह। न केवल वहां पर ऐसे शेल्टर बनाए गए हैं जहां लोग शरण ले सके अगर मिसाइल का हमला होता है, बल्कि जो उसके दुनिया भर में दूतावास हैं, खास तौर पे जो खाड़ी के अंदर अलग अलग देशों में उसके दूतावास हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक बड़ी चीज है। मैं तो हमेशा यही चाहूंगा, मैं अमन चाहता हूं, मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि नेतन्याहू को और इजराइल के लोगों को ये दिमाग मिले, ये बुद्धि मिले, उनका जो भी खुदा है वो उनको समझाए, उनका जो भी भगवान है वो उनको सद्बुद्धि दे कि भैया इस तरह की जंग में अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। बहुत तहस नहस कर चुके, बहुत तमाशा कर चुके। अब यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ है उसको मानते हुए वहां पर जंग बंद करो ताकि शांति वहां पर हो सके। अदरवाइज अगर यह जंग बढ़ी तो पूरी दुनिया किस तबाही की ओर जाएगी उसकी आज कल्पना कर पाना भी मुश्किल है, उसके बारे में आज सोच पाना भी मुश्किल है कि अगर यह जंग बड़ी होती है तो दुनिया कैसी होगी। हथियारों की यह हालात हैं कि इजराइल के पास भी एटॉमिक बम है, ईरान के पास भी कभी भी एटॉमिक बम हो सकता है, वो उसके बहुत करीब है। रशिया के पास एटॉमिक बम है, अमेरिका के पास एटॉमिक बम है, और सिर्फ एटॉमिक बम नहीं, ऐसे ऐसे बम, ऐसे ऐसे इस दुनिया में 2 ही चीजें बनी हैं, ऐशो आराम की चीजें और बर्बादी की चीजें। ऐसे ऐसे हथियार बने हुए हैं जो भयानक तबाही सारी दुनिया में ला सकते हैं। सोचने वाली बात है कि यह दुनिया आज तक ऐसा कुछ नहीं बना सकी कि कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, लेकिन ऐसी चीजें जरूर बनाई गई हैं कि लोगों की जान ऐसे निकल जाए कि किसी को पता ही ना चले। इसलिए अगर यह जंग होती है तो यह बेहद खतरनाक होगी और इसका अंदेशा सारी दुनिया में है। सबसे बड़ी खबर जो है कल आई, जिसको पढ़कर मुझे खुद बहुत आश्चर्य हुआ कि जो अमेरिका लगातार यह कह रहा था कि हूथी पे हम बम गिराएंगे, हूथी को कंट्रोल कर लेंगे, हूथी का ये कर देंगे, हूथी का वो कर देंगे, हूथी के पास पैसे खत्म हो गए, हूथी के पास हथियार खत्म हो गए, ऐसे बयान जिस अमेरिका से आ रहे थे, उस अमेरिका ने यह कहा है कि रेड सी में जो प्रॉब्लम है वो केवल जंग से सॉल्व नहीं हो सकती है। द रेड सी प्रॉब्लम डजंट हैव एन आर्मी सोल्यूशन, उसके लिए डिप्लोमेटिक सोल्यूशन करना पड़ेगा। और हूथी से उसने कहा कि तुम अगर रेड सी में हथियार भेजना बंद कर दो, हमने जो तुमको टेररिस्ट स्टेट घोषित किया है, आतंकवादी स्टेट घोषित किया है, वो हम वापस ले लेंगे। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कितना बड़ा है? यानी जो अमेरिका कल तक ये धमकी दे रहा था कि हम हूथी को तबाहो बर्बाद कर देंगे, और यमन आप जानते हैं उसकी पहले से भी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, सऊदी अरबिया के साथ उसकी 10 साल से ज्यादा लड़ाई चली है जिसमें बेहद तबाही और बर्बादी हुई है। उस यमन को, जिसको अमेरिका और इंग्लैंड तबाह और बर्बाद करने की बात कर रहे थे, आज उस यमन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की, यानी बातचीत से मामला सुलझाने की बात हो रही है। लेकिन इतनी जरा सी बात अमेरिका के हाथ में, अमेरिका के समझ में नहीं आ रही है कि यमन लगातार कह रहा है, हिजबुल्लाह लगातार कह रहा है कि जिस दिन गजा के अंदर सीज फायर हो जाएगा, जिस दिन गजा पे हमला बंद हो जाएगा, वहां के औरतों, बच्चों और लोगों को मारना बंद हो जाएगा, हम अपने हमले खुद ब खुद बंद कर देंगे। तो असल में समझाना यमन को नहीं है, समझाना हिजबुल्लाह को नहीं है, समझाना ईरान को नहीं है, समझाना तो इजराइल को है कि यह जंग बंद करे। ये जो जंग वो कर रहा है
जिस तरह से वहां तबाही ला रहा है, और सिर्फ तबाही नहीं ला रहा है, इस तबाही के बीच जो इमदाद पाने वाले हैं और जो इमदाद देने वाले हैं, उन दोनों को जिस तरह से मार रहा है, जिस तरह से उसकी पॉलिसी यह है कि वहां ऐसे हालात पैदा कर दो कि वहां के लोग फलस्तीन छोड़कर चले जाएं, तो जरूरत है इजराइल को समझाने की कि अपनी यह हरकत बंद करे। जिस दिन इजराइल अपनी यह हरकत बंद कर देगा, उस दिन अपने आप चीजें सामान्य हो जाएंगी। आप जानते हैं कि सीज फायर की दो तरह की कोशिशें चल रही हैं, लगातार बातचीत भी चल रही है। हमास की सिर्फ इतनी सी शर्त है कि इजराइल गजा से विड्रा करे, जो इजराइल की आर्मी गजा के अंदर है उसको विड्रा करे। वो सारे अगवा किए हुए लोगों को छोड़ने को तैयार है। इतने सबके बावजूद, इतने हमलों के बावजूद इजराइल अगवा किए हुए लोगों को नहीं छुड़ा सका है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू गजा से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। अब अमेरिका जो है वो कह रहा है, पहली बार अमेरिका का ऐसा बयान आया है जिसमें इजराइल से कहा गया है कि इमीडिएट सीज फायर करो, तुरंत जंग रोको। लेकिन ऐसी बातें जब आती हैं तो मेरे जैसे आदमी को हंसी आती है। कारण यह है कि एक तरफ आप कहते हैं जंग रोको, और दूसरी तरफ जैसा कल मैंने बताया था कि आप अरबों खरबों के हथियार उसको पहुंचा देते हैं। तो आप हथियार भी पहुंचाएंगे और कहेंगे जंग भी रोको। यह तमाशा है। आप सब जानते हैं कि अमेरिका, ऐसा लगता है कि अमेरिका इजराइल को कंट्रोल करता है, लेकिन इस पूरी जंग ने साबित किया कि बेसिकली इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है। बाइडेन साहब इस तरह के बयान देते रहते हैं, और वो बयान देते हैं, हंसी में उड़ा देता है नेतन्याहू, उसका मजाक उड़ाता है, उसके ठीक उलट अगले ही दिन करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बाकायदा प्रस्ताव पास किया सीज फायर का, और उसके बाद वो लगातार हमले कर रहा है। और ये सिर्फ हमलों का मामला नहीं है, ये फलस्तीन के अवाम के साथ वो जिस तरह का सलूक कर रहा है उसका भी मामला है। जिस तरह से वो वहां बच्चों की पिटाइयां कर रहा है, इन वीडियोस को आप देखेंगे, ये एक के बाद एक 3-4 वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि ह्यूमन राइट जैसी कोई चीज सारी दुनिया के लिए होगी, फलस्तीनियों के लिए नहीं है। ये एक बच्चा जिसकी टांग बर्बाद हो गई इस लड़ाई में, ये बच्चा आपको हमास का लगता है जिसको नई व्हील चेयर मिली है और उसकी खुशी देखिए? ये 4-5 साल का बच्चा आपको हमास का लगता है? अल अक्सा मस्जिद के अंदर रोज लोगों को रोका जाता है। कल यह खबर आई है कि उसके अंदर बाकायदा टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं, किसी मजहब के पूजा स्थान पर जहां पर पूजा पाठ होता है, और वो भी अल अक्सा जैसी मस्जिद जो मुसलमानों के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां लगातार जाने से लोगों को रोकना, रमजान के महीने में वहां पर टीयर गैस फेंकना, क्या यह अपने आप में ह्यूमन राइट का अपमान नहीं है? बच्चों की कैसी जिंदगी बना दी गई है। इस बच्ची को आप देखिए, यतीम, इसके मां बाप नहीं है, यतीम सड़कों पर घूम रही है, पैसे नहीं है कुछ खरीद के खा सके। कोई आदमी इसको एक टॉफी दिलाने जाता है तो सिर्फ एक टॉफी खरीदती है, वो टॉफी या जो भी कुछ है खाने पीने का, सिर्फ एक खरीदती है। आप देखिए इस बच्ची की आंखों में दर्द देखिए। एक पूरे मुल्क को, एक पूरी आबादी को इस हालत में पहुंचा देना अगर युद्ध अपराध नहीं है, अगर ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, तो क्या है? लेकिन अमेरिका को यह सब दिखाई नहीं देता, बयान जारी होते रहते हैं जिनको कोई नहीं पूछता। और इसका कारण मैं आपको 10 बार बता चुका हूं। AIPAC जो यहूदियों का संगठन है अमेरिका में, जो फंड करता है वहां चुनाव लड़ने वालों को, उसने अगर सबसे ज्यादा फंड किसी को दिया है तो वो जो बाइडेन है। तो जब आप उन्हीं से फंड ले रहे हो, उन्हीं के पैसे से चुनाव लड़ रहे हो, उन्हीं के पैसों पे अय्याशी कर रहे हो, तो फिर आपकी बात का मतलब क्या लगाएंगे? अगर आप किसी से रोज पैसा लेते हो और उसी पैसे से आपकी जिंदगी कट रही है, तो फिर आप उसको आदेश किस मुंह से दोगे? जो वो कहेगा वो चुपचाप मान जाओगे, दुनिया को दिखाने के लिए चाहे कुछ भी कहो। तो अगर ये जंग होती है तो इसके लिए जितना जिम्मेदार इजराइल होगा, उतना ही जिम्मेदार अमेरिका भी होगा। यही हालत अरब मुल्कों की है। बातें कितने भी कर लें, लेकिन कुछ खास करने वाले नहीं है। हालांकि एक बड़ी खबर आई है UAE से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से एक बड़ी खबर आई है। 7 लोगों के इस मारे जाने के बाद, जो 7 लोग मारे गए हैं, मजेदार बात यह है कि 32,000 से ज्यादा अरब मार दिए गए, फलस्तीनी मार दिए गए, तब यह बात नहीं हुई थी। लेकिन पश्चिम के गोरे 7 लोग मारे गए, जो बेचारे आए थे इमदाद करने के लिए, जो आए थे मदद करने के लिए, इमदाद पहुंचाने के लिए। उनमें पोलैंड के थे, उनमें इंग्लैंड के थे, उनमें ऑस्ट्रेलिया के थे, उनमें अमेरिका के थे। इन लोगों के मारे जाने के बाद UAE से यह बयान आया है कि वो इजराइल के साथ जितने भी उसके डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं, उन रिश्तों को तर्क कर रहा है। अब यह बयान सही है, गलत है, क्योंकि कई सारे अखबारों में छपा है, लेकिन अभी ऑफिशियली किसी
यूएई के बड़े मंत्री का या अधिकारी का कोई बयान मुझे ट्विटर पर नहीं दिखा, इसलिए ये कितना सही है, केवल धमकी है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये बयान एक आया है। मैंने कल आपको बताया था कि अरब लीग के लोगों की एक मीटिंग हुई थी। अब उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ इसके बारे में भी हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन ये 7 लोगों की हत्या, ये 7 गोरे लोगों की हत्या बहुत भारी पड़ रही है इजराइल को। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं पोलैंड का एक बंदा उसमें शामिल था जो मारा गया, और उसके बाद पोलैंड के नेताओं ने बयान दिया इजराइल में जिस तरह से मदद करने वालों की, इमदाद पहुंचाने वालों की हत्या हुई है वो गलत है। उसके बाद वहां जो राजदूत हैं, जो एम्बेसडर हैं इजराइल के, उन्होंने कहा कि पोलैंड जो है वो एंटी सेमेटिक है। इसके बाद वहां बवाल मच गया और पोलैंड के प्रधानमंत्री सहित तमाम लोगों ने यह कहा कि इस बंदे को माफी मांगनी चाहिए। यानी यूरोप में एक तरह की हलचल है। मैंने आपको बताया था कि स्पेन ने कहा कि हम जुलाई तक फलस्तीन को पूरा का पूरा अधिकार दे देंगे, पूरी की पूरी मान्यता दे देंगे कि वो यूएन में मेंबरशिप हासिल कर सके। और भी कई देशों ने, आयरलैंड सहित कई देशों ने इस तरह की बात कही है। इधर इंग्लैंड में जहां ऋषि सुनक लगातार इजराइल का समर्थन करते रहे हैं, वहां पर 600 से ज्यादा वकीलों और प्रोफेसरों ने एक मेमोरेंडम साइन करके दिया है जिसमें कहा गया है कि इंग्लैंड इजराइल को हथियार भेजने पर रोक लगाए। इस तरह के और भी बयानात इंपॉर्टेंट लोगों के वहां से आए हैं। यानी ऋषि सुनक के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि वो इस पर कार्रवाई करे। बयान तो ऋषि सुनक का भी आया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई का कुछ पता नहीं है कि अपने में बात दब जाएगी या फिर आगे कुछ कार्रवाई बढ़ेगी। तो एक तरफ दुनिया में लगातार इजराइल अकेला पड़ता जा रहा है। आप जानते हैं साउथ अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये तो पहले से ही इजराइल के खिलाफ हैं, कोर्ट में भी गई हुई हैं। अमेरिका में आपको मैं बता चुका हूं कि 55% से ज्यादा लोगों ने यह बात कही है कि इजराइल और अमेरिका जो कर रहे हैं गजा में वो गलत है। बाइडेन और तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लगातार बयान दे रहे हैं। इधर कैरो में लगातार कोशिश चल रही है इजराइल और फलस्तीन के बीच में बातचीत, सुलह कराने की, इजराइल और हमास के बीच में सुलह कराने की। लेकिन इजराइल इस जिद पर अड़ा हुआ है कि हम गजा से अपनी सेना नहीं उठाएंगे। हिजबुल्लाह के हमलों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि दमस्कस में, सीरिया में जो हमला किया था इजराइल ने, उसके बाद हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और नॉर्दर्न जो फ्रंट है इजराइल का, वहां पर केयास जैसी स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि अब किसी भी टाइम हिजबुल्लाह के साथ फुल टाइम वार हो सकता है। इसमें ईरान की लगातार धमकियां हैं, हालांकि अभी तक धमकियां ही हैं, लेकिन जिस तरह से इजराइल सावधान दिख रहा है, जिस तरह से वहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिस तरह से शेल्टर्स में भेजा गया है, जिस तरह से मिसाइल्स को मूव कराया जा रहा है, यह सारा कुछ देखकर ऐसा लगता है कि ईरान कुछ ना कुछ करेगा जरूर। हालांकि ईरान लगातार बचता रहा है सीधे लड़ाई में उतरने से। हिजबुल्लाह करता रहा है लड़ाई, हूथी लड़ाई करता रहा है, ईरान खुद सीधे लड़ाई में उतरने से अभी तक बचता रहा है। और लेकिन अभी तक रईसी या खुमैनी ने इस तरह के बयान भी नहीं दिए थे जिस तरह के बयान इस बार दिए हैं। तो सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करेंगी कि ईरान किस हद तक जाएगा, और इस पर भी डिपेंड करेंगे कि अमेरिका जिस तरह से आगे बढ़ा है हूथी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने में, हूथी के साथ जो जंग है उसको रोककर बातचीत के टेबल पर बैठने में, और जिस तरह से इस बार पहली बार सीधा एक बयान जारी किया है बाइडेन ने कि तुरंत जंग को रोका जाए, इसको अमेरिका कितना सीरियसली लेता है। ये जो बड़ी जंग हो सकती है, इसको रोकने के लिए अमेरिका कितने कदम बढ़ाता है, यूरोप कितने कदम बढ़ाता है, ईरान क्या स्टेप लेता है, ईरान दूतावासों पर हमला करता है या सीधे इजराइल पर हमला करता है या सिर्फ बातें करके रह जाता है, कुछ और नहीं करता है। इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि आने वाले कुछ वक्त में 24 घंटे 48 घंटों में खाड़ी की सिचुएशन क्या होगी। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अरब लीग की जो मीटिंग हुई थी उससे निकल के क्या आया है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अरब लीग के लोग भी अगर कुछ फैसला लेते हैं तो ये खाड़ी के लिए एक बड़ी बात होगी। अब वो क्या फैसला लेते हैं, हमेशा की तरह अमेरिका के पीछे चलते हुए इजराइल की मदद करते हैं या फिर इजराइल के सामने खड़े होते हैं, ये सारा कुछ तो कल परसों नरसों जब भी डिटेल्स आएंगी तभी बताया जा सकता है। अभी के लिए इतना है कि ज्वालामुखी के दहाने पर बैठी हुई है खाड़ी। अगर इजराइल यही हरकतें करता रहा और अगर ईरान ने अपनी धमकियों को सीरियसली निभाया तो कुछ भी हो सकता है। जो होगा वो गलत होगा, जो होगा वो दुनिया के लिए खतरनाक होगा। अमेरिका के पास आज ये स्थिति है कि वो इसको रोक सके। अगर वो रोकेगा
तो इतिहास उसको अलग तरीके से याद करेगा। अगर वो इस जंग को होने देगा तो इतिहास लिखेगा कि अमेरिका दुनिया को तबाही से बचा सकता था, लेकिन पैसों की लालच में अमेरिका ने सारी दुनिया को तबाह कर दिया। तो क्या होगा, कैसे होगा, जब होगा, जैसे होगा, मैं आपको बताता रहूंगा। जब भी अपडेट्स आएंगी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या कल, मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आपको लगता है कि ये अपडेट जरूरी है, अगर आपको लगता है कि ये बातें कही जानी चाहिए, तो हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। बाकी आप सब जानते हैं क्या करना है। मेंबरशिप ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वीडियोस को उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल सकते हैं जहां पर लगातार फिलिस्तीन इजराइल के मामले में घटिया खबरें आ रही हैं। क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको तय करना है। हमने तो तय किया है कि सच कहना है और बस सच कहना है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।